Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे BPSC 101 के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके जून 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना क्योंकि हो सकता है इन टॉपिक्स में से कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सेम वीडियो आपको इंग्लिश में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझना है, बीपीएससी के आपके जितने भी आपके जो कोर्सेज हैं, तो आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम इग्नू की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। और ये बीपीएससी 101 का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। और यहाँ पर हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाएंगे। यहाँ मैं जो भी पढ़ाऊँगी इन सारे नोट्स की पीडीएफ भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँगी कैसे करना है। गाइज़, यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत और अन्य संबंधित शब्द। अब क्या है कि जो बीपीएससी है ना आपका, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक जो है थ्योरी, इसको समझना, तो उसके अंदर ना कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जैसे कि राजनीतिक विज्ञान, सिद्धांत। तो उन सारी चीज़ों को अभी हम पहले से ही समझ लेंगे ताकि आगे जब वो वर्ड्स रिपीट हों तो आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। तो राजनीतिक विज्ञान यह देखता है कि राजनीति असल ज़िंदगी में कैसी है। ठीक है, असल ज़िंदगी की ये बात करता है, असल ज़िंदगी में कैसी है यह। कि इसके अंदर अगर हम राजनीतिक विज्ञान को पढ़ते हैं तो हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ते हैं, हम ना वोटिंग पैटर्न्स हो गया, चुनाव हो गए, और राजनीतिक व्यवहार की जो लोग हैं उनका राजनीति को लेकर कैसा व्यवहार है, वो कौन सी पार्टीज़ को वोट देते हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम समझते हैं, इन पैटर्न्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो वो सारा आपका राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। और जब हम क्या करते हैं कि इन सब की स्टडी करने के बाद हम कुछ सामान्य नियम भी बनाते हैं। हमारी जो सरकार है, जैसे कुछ कॉमन रूल्स बनाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक विज्ञान में आती हैं। राजनीतिक विज्ञान को अगर आप किसी एग्जाम्पल से समझें, उदाहरण से समझें, तो आपको ये समझना है कि जैसे कि कोई भी जो हमारा थिंकर है, अगर वो राजनीतिक विज्ञान के पैटर्न्स को पढ़ता है, ठीक है, वोटिंग पैटर्न्स को, आई मीन जैसे वोटर्स हैं, अब हमें वोटर्स के पैटर्न्स को स्टडी करना है कि वो कौन सी पार्टीज़ को, किसी एरिया के जो मैक्सिमम वोटर्स हैं वो कौन सी पार्टी को वोट देते हैं, ताकि आगे ये पता लगाया जा सके कि क्या वो आगे भी वही करेंगे, क्या आगे भी वो उसी पार्टी को वोट देंगे। तो हम क्या करते हैं कि पिछला जो डेटा है उसको स्टडी करते हैं। तो एक राजनीतिक वैज्ञानिक वोटिंग पैटर्न का अध्ययन कर सकता है और यह देख सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र के लोग आमतौर पर तब एक ही पार्टी को वोट करते हैं जब अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही होती। फिर वह भविष्यवाणी कर सकता है। समझ में आया कि वो पुराने डेटा को स्टडी करेगा और भविष्यवाणी करेगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी राजनीतिक विज्ञान के अंदर आती हैं। फिर अगर बात करें हम राजनीतिक सिद्धांत की, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है गाइज, वो बड़े सवालों से जुड़ा होता है, बड़े सवालों से जुड़ा होता है। वो बताता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, शुड बी की वो बात करता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जस्टिस क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि न्याय क्या है, यह सवालों के उत्तर देने के लिए नैतिक विचारों और दर्शन शास्त्र का उपयोग करता है। अगर हम बात करें जॉन लॉक की, ठीक है, जो कि आपके एक राजनीतिक विचारक हैं, तो जॉन लॉक का न्याय का सिद्धांत है। यहाँ पे वो जो सिद्धांत है उन्होंने दिया, तो वो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आएगा। क्या सिद्धांत है कि क्या होना चाहिए, न्याय कैसा होना चाहिए, नागरिकों में जो समानता है वो कैसी होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं तो वो आपका राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वो असल ज़िंदगी से इतना ज़्यादा नहीं जुड़ा होता, ठीक है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं। अब है आपका राजनीतिक दर्शन शास्त्र। तो राजनीतिक जो दर्शन शास्त्र है वो किसका हिस्सा है, वह राजनीतिक सिद्धांत का ही एक हिस्सा है। और यह और भी ज़्यादा गहरे सवाल पूछता है, जैसे कि न्याय क्या है, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यह इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि समाज को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ना कि वर्तमान में कैसा है। ठीक है, अभी कैसा है उसकी बात वो नहीं करेंगे, ये बात करेगा कि समाज होना कैसा चाहिए। जैसे कि गणराज्य जो प्लेटो का एक वर्क है, उसमें प्लेटो एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं, यहाँ जहाँ दार्शनिक राजा शासन करते हैं। ठीक है, दार्शनिक राजा, आपको पता होगा कि जो प्लेटो हैं उन्होंने रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की बात की है। दार्शनिक राजा का क्या मतलब है
कि जो फिलोसफर्स होते हैं ना आपके, वो कहते हैं कि जो फिलोसफर्स हैं उन्हें राजा बनना चाहिए, क्योंकि फिलोसफर्स के पास ज़्यादा ज्ञान होता है, वो समाज को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, उन्हें न्याय की, समानता की, स्वतंत्रता की, हर चीज़ की समझ सबसे ज़्यादा होती है, तो उनका स्थान जो है सर्वोत्तम होता है समाज में। ये सब आपका राजनीतिक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है। फिर राजनीतिक विचार क्या है? तो राजनीतिक विचार में लोगों के राजनीति के बारे में विचार और राय शामिल होती है, ठीक है। इसमें जो बेसिक ह्यूमंस हैं, जो नॉर्मल जो पीपल हैं, वो हो गए आपके, है ना, और आपके थिंकर्स हो गए, आपके लीडर्स हो गए, जो भी आपके लीडर्स हैं, कहीं का प्राइम मिनिस्टर, कहीं के राष्ट्रपति, ठीक है। तो राजनीतिक विचार में लोगों के राजनीति के बारे में विचार और राय शामिल होती है। यह विचार राजनेताओं, विद्वानों या सामान्य लोगों से हो सकते हैं। समझ में आ गया किससे हो सकते हैं विचार? यह समाज की राजनीति के बारे में सोचने और चर्चा करने का एक तरीका है। अब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग भाषण राजनीतिक विचार का एक अच्छा उदाहरण है। तो जब अब्राहम लिंकन ने अपना भाषण दिया, तो लिंकन ने वहां पर कुछ बातें कही जो स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के बारे में थी। तो वो कोई सिद्धांत नहीं बन जाएगा, वो केवल क्या रहेगा, एक विचार रहेगा। वहीं अगर हम बात करें जॉन लॉक की, तो वो उनके सिद्धांत है। तो ये डिफरेंस है। अब देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक जो विचार है उसके बीच में, जैसे एग्जाम में भी आ जाता है क्वेश्चन कि इनके बीच का डिफरेंस बताइए। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? अधिक औपचारिक होता है। जैसे कि अगर हम कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद की बात करते हैं, तो वो एक औपचारिक विचारधारा है, ठीक है। वो विचारधारा है, उसमें वो बताते हैं कि कैसे पूंजीवाद की वजह से समाज में असमानता आ गई है। तो ये आपका सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वहीं जब हम विचार की बात करते हैं, तो मान लो कि कोई समिट हुआ, सपोज अगर हम बात करें G20 समिट की, तो ये जो भी समिट्स होते हैं, तो जलवायु परिवर्तन पर वहां पे चर्चा हो रही है, तो विभिन्न जो वहां पर लीडर्स आए हुए हैं, वो अपने अपने विचार देंगे, है ना, अपने भाषण देंगे। तो वो सारा किस में आएगा? आपका राजनीतिक विचार के अंतर्गत आएगा। फिर एक और होता है जो कि है आपकी राजनीतिक विचारधारा, यानी कि आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी क्या है? विश्वासों का एक सेट होता है कि समाज को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसमें यह सोचने का पूरा तरीका होता है कि राजनीति कैसे काम करनी चाहिए, और यह आमतौर पर उस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक योजना भी देती है, ठीक है, कि राजनीति कैसे काम करनी चाहिए, और आइडियोलॉजी में हमें क्या, एक योजना भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक विचारधाराएं कठोर हो सकती हैं। ज़्यादातर जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो कठोर होती हैं और आमतौर पर सवाल उठाने को बढ़ावा नहीं देती। मार्क्सवाद एक राजनीतिक विचारधारा का ही आपका उदाहरण है, और ये क्या कहता है कि वर्तमान जो व्यवस्था है वह कैसी है? अन्यायपूर्ण है, और समाज को बदलने की ज़रूरत है ताकि अमीर और गरीब वर्ग ही ना रहे। तो वो समाज में जो असमानता है उसे दूर करने की बात करते हैं। इसी तरीके से उदारवाद भी जो है वो आपका राजनीतिक विचारधारा का ही उदाहरण है। उदारवाद के अंदर व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं, लोकतंत्र और मुक्त बाजार पूंजीवाद पर केंद्रित है, ठीक है। उदारवाद में किस चीज़ की बात की जाती है? सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति के अधिकार हैं वो सर्वोच्च हैं, और वो बात करता है सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप की, कि जो सरकार है वो ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की क्या हो जाती है? उदारवाद भी आपका एक विचारधारा है जो लोगों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों की रक्षा के लिए बात करता है। सो आई होप कि आपको ना ये सारे जो टर्म्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। राजनीतिक विचारधारा, ठीक है, फिर आपका था सिद्धांत, था आपका, फिर दर्शन शास्त्र था, राजनीतिक विज्ञान। ये सारे जो शब्द जो है राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हैं, इन सारे शब्दों की नॉलेज जो है गाइज आपको ज़रूर होनी चाहिए। एग्जाम में इनमें से कोई सा भी टर्म आपसे पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर अपने दूसरे टॉपिक में चलेंगे कि दूसरा कौन सा ऐसा विषय है जो इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख सैद्धांतिक अवधारणाओं का महत्व हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है? तो 20वीं सदी में कुछ लोगों ने क्या सोचा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। इसके पीछे का कारण यही था कि ये कहता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो पारंपरिक मूल्य और जो है नैतिकताओं पर केंद्रित है, इस वजह से आज इसकी इतनी वैल्यू रही नहीं है। इसमें विज्ञान का जो है माध्यम नहीं अपनाया गया, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। फिर डेविड ईस्टन ने भी अपने विचार दिए, और उन्होंने इसके पतन के ना 4 कारण बताए। 4 कारण क्या क्या बताए? ऐतिहासिकता, नैतिक सापेक्षवाद, अत्यधिक तथ्यात्मकता और पॉजिटिविज्म, ठीक है, ये इन्होंने बताया।
फिर राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुद्धार हम कैसे कर सकते हैं, तो 1930 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत ने वापसी भी की है, क्योंकि विद्वानों ने सोचा कि अब जब जब हम देखते हैं कि हिटलर जैसे लीडर्स आ गए, इटली में मुसोलिनी का शासन आया, तो वो जैसा था फांसीवाद जो था आपका, नाजिज्म जो था, इसकी वजह से लोग जो है परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया। तो 1930 में दोबारा से वापसी हुई। यहाँ पे ये सारा आपको बताना है। फिर कुछ लीडर्स के जो है आपकी बुक में दिए हुए थे, कुछ विचारकों के विचार, जिसमें अर्डेंट, एडोन, ठीक है, मार्क्यूस, स्ट्रॉस जैसे हैं। उन्होंने पुरानी परंपराओं को जीवित रखा, उन्होंने उदार लोकतंत्र में विश्वास किया, ठीक है, क्योंकि जब वो हिटलर और मुसोलिनी जैसे शासन से, तानाशाही शासनों से जब वो परेशान हो गए थे, तो उन्होंने बात शुरू करी कैसे विचारों की, उदार लोकतंत्र के विचारों की। लोकतंत्र उदार यानी कि जहां पर व्यक्ति के ऊपर ज्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस ना थोपे जाएं, ठीक है, वो होता है उदार लोकतंत्र। और वो जो है एक, उन्होंने जो एक आदर्श समाज होता है, या फिर राजनीतिक मसीहावाद का मतलब है कि एक नेता को ऐसा माना जाता था कि वो समाज को बचाएगा, तो इन सारे विचारों को उन्होंने नकारा और उन्होंने किसको एक्सेप्ट किया, उदार लोकतंत्र को उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये इंपॉर्टेंट है। फिर अर्डेंट ने व्यवहारवाद की आलोचना की, क्योंकि वह मानव व्यवहार को अत्यधिक सरल बनाता था। स्ट्रॉस ने तर्क किया कि पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत, विशेष रूप से अरस्तू के विचार, अब भी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। समझ में आया? आपको पता होगा कि जो आपके प्लेटो हैं और ये जो आपके अरस्तू हैं, इनके विचार जो है राजनीतिक सिद्धांत में हमेशा से पढ़े जा रहे हैं। और इन लोगों ने, स्ट्रॉस जैसे जो आपके थिंकर्स थे, इन्होंने बात करनी शुरू की कि आज भी वो ज़रूरी है कि हम उनके उनके विचारों को पढ़ें, ठीक है। स्ट्रॉस का कहना था कि राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य यह खोजना था कि एक अच्छे समाज के लिए क्या सही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे का पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत में जो दृष्टिकोण हैं उन्हें पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे ही लिखा होगा कि लिंक टू डाउनलोड पीडीएफ। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदुस्तान नॉलेज से, ठीक है। और अगर आपको इसके गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है तो वो भी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना है, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट विषय, जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है? 3 दृष्टिकोणों को हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, फिर नैतिक दृष्टिकोण को, और तीसरा प्रायोगिक दृष्टिकोण को। और ये दृष्टिकोण किसको? राजनीतिक सिद्धांत को समझने, पढ़ने से लेकर ये दृष्टिकोण जुड़े हुए हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण में यह देखा जाता है कि राजनीतिक विचार और सिद्धांत समय के साथ कैसे विकसित हुआ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मार्क्सवाद की, यानी कि मार्क्सिज्म की मैं बात करूं, तो मार्क्सिज्म का आज जो उदय हुआ, या जब वो हुआ था, ठीक है, जब कार्ल मार्क्स थे, तो उसके पीछे का क्या रीज़न था? क्योंकि उस समय का जो समाज है, उस समय समाज में जैसी घटनाएं हो रही थी, उन सब के कारण ही ये उदय होता है। जैसे कि अगर हम आज देखें, तो आज जो है पर्यावरणवाद, आप कह सकते हो कि पर्यावरणवाद का उदय हो रहा है, एनवायरमेंटलिज्म का उदय हो रहा है। और एक और चीज़ है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन की, जो लोग हैं वो ग्लोबलाइजेशन का अब विरोध करने लग गए। वहीं जो 1991 में हम देखते थे कि लोग ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जैसी चीज़ों को सपोर्ट करते थे, पर अब समाज में एक नई विचारधारा आ रही है जो कि एंटी ग्लोबलाइजेशन है। तो हमेशा हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई नया विचार आता है, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत आता है, तो वो किसी ना किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ा होता है। तो जब मार्क्सवाद आया, तो कार्ल मार्क्स ने देखा कि उस समय के जो औद्योगिक पूंजीवाद थे, वो जो श्रमिक वर्ग था उसका शोषण कर रहे थे। तो यही एक रीज़न था, ठीक है। तो ये होता है आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण, कि हम किसी भी आइडियोलॉजी को उसके इतिहास से जोड़कर उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के क्या फ़ायदे हैं? तो यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे राजनीतिक सिस्टम और मूल्य कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही चली गया, हमें पता चलता है कि वो चीज़ जो है आई कहाँ से है, ठीक है। इतिहास हमें राजनीतिक मूल्य और मानदंडों के बारे में सीखने में मदद करता है। यह हमें वर्तमान विश्वासों पर सवाल उठाने और रचनात्मक तरीके से सोचने की भी शिक्षा देता है।
देन जो है इसके अगर आपको नुकसान बताने हो तो आप बता सकते हैं कि यह केवल इतिहास पर निर्भर है और जो है नए विचारों को बनाने से रोक भी सकता है। तो ये आपको इसके नुकसान आप बता सकते हैं कि पुराने विचारों को अगर हम देखें तो पुराने विचार अब अप्रचलित हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आइडियोलॉजी, जो सिद्धांत सन 1700 में काम कर रहा था वो आज 2025 में भी काम करेगा, ठीक है। तो ये रहता है। फिर आपका क्या है, फिर है आपका नैतिक दृष्टिकोण है। नैतिक दृष्टिकोण क्या है, तो इस दृष्टिकोण में बड़े सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक राजनीतिक सिस्टम कैसा होना चाहिए और नैतिक रूप से क्या सही है, ये सब पूछा जाता है। यह न्याय और समानता जैसे मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पर नैतिक दृष्टिकोण में की जाती है, ठीक है। नैतिक दृष्टिकोण में क्या समस्या है कि लोग अक्सर ये जब भी कोई अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा, ठीक है, चाहे वो जॉन लॉक हैं, ठीक है, या चाहे थॉमस हॉब्स हैं, अगर वो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि उनका जो है, जो वो बता रहे हैं वो ही सही है और वही अच्छा है। पर हर जगह और हर किसी के लिए सार्वभौमिक और सत्य तो ये नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण के सिद्धांत अक्सर मानते हैं कि न्याय और समानता जैसे सार्वभौमिक मूल्य सभी के लिए समान होते हैं, चाहे समय या स्थान कोई भी हो, ठीक है। उदाहरण, अतीत में न्याय के कुछ विचार आज अन्यायपूर्ण माने जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अतीत में दास प्रथा को स्वीकार किया गया था पर आज तो नहीं कर सकते। फिर होता है आपका प्रायोगिक दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण में तथ्यों और वास्तविक दुनिया के अवलोकन पर ये आधारित है। यानी कि जब हम डेटा को स्टडी करते हैं, सिद्धांत जब हम डेटा स्टडी करते हैं, कुछ भी डेटा को, ठीक है, तो वो आपका इसमें आता है। फिर होता है आपका व्यवहारिक क्रांति। तो यह क्या है, ये बुक में दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंक्लूड किया है ताकि आपको पता चल सके। तो ये राजनीतिक सिद्धांत में एक आंदोलन था जो राजनीति का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों और सांख्यिकी पर ध्यान केंद्रित करता था। इसने पुराने विचारों को नकारते हुए छोटे वास्तविक दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण क्या है, अध्ययन करना कि जब लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में नई जानकारी प्राप्त करते हैं तो उनके विचार कैसे बदलते हैं। तो यह आपका व्यवहारिक क्रांति से जोड़ सकते हैं आप इसको। तो ये जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे ये सारे जो हैं आपकी यूनिट 1 से थे। आई होप कि आपको यूनिट 1 अच्छे से समझ में आई होगी। एंड आने वाले टाइम में हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स को परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उनको उधर जाना बिल्कुल मत भूलना, एक बार ज़रूर चेक करना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डे शीट, ठीक है, या फिर आपके कुछ भी और भी जो भी इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हम अपने चैनल पे सबसे पहले अपलोड करते हैं। क्योंकि इग्नू तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं नहीं, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे और ऐसे ही व्हाट्सएप चैनल्स पे जो है रिलाई करना पड़ेगा ताकि आपको टाइम पे जानकारी मिल सके, आपके एग्जाम लेट ना हो, असाइनमेंट टाइम से सबमिट हो।